Students, today we will discuss Business Study Class 12, Chapter 11, Marketing and Marketing Management. चैप्टर फर्स्ट टू 10 तक की सारी वीडियोस आपके पास पहुंच चुकी होंगी और आपने देख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 11। ठीक है, इससे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक्स जान लें। तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स, मतलब कि हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे उपभोक्ताओं को किस चीज़ों की ज़रूरत है इन्हें पता करना, and wants into products and service specification, creating demand or these product service and then turn expanding the demand। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके कस्टमर्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उन डिमांड्स का पता लगाइए। उसके बाद में उनको उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कीजिए, प्लस उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कीजिए। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती है। देखिए, इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें तो बुकिश की बात हो गई। इन शॉर्ट हम हमारी लैंग्वेज में अगर बात करें तो मार्केटिंग मतलब होता है डिमांड क्रिएट करना। ठीक है, आपके पास जो अपना प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कस्टमर को, सभी लोगों को अवेयर कराना कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये फैसिलिटी है, और अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ठीक है, और ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत पैदा कर देना। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी मार्केटिंग कहलाती है। इसमें एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन वगैरह वो सारी चीज़ें हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मार्केटिंग के फंक्शन को क्लासीफाई अगर हम करें तो इसको 3 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप से? फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई एंड फंक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ये 3 फंक्शन, ये देखिए, सबसे पहला है फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई और तीसरा है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ये 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो हम सबसे पहले वाले फर्स्ट वाले का डिस्कस करने जा रहे हैं। बाइंग एंड असेंबलिंग, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि प्रोडक्ट को खरीदा जाता है और असेंबल किया जाता है। असेंबल मीन्स क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपने कंप्यूटर असेंबलिंग के बारे में सुना होगा। एक तो ये होता है कि कंप्यूटर में पूरा का पूरा एक डिवाइस खरीद के ले आया, मतलब डेल का पूरा कंप्यूटर खरीद के लाया मैं, जिसमें कि मॉनिटर, सीपीयू, माउस, सब चीज़ें खरीद के ले आया। और एक होता है असेंबल करना। असेंबल मतलब इस कंपनी का सीपीयू ले लिया, इस कंपनी का माउस ले लिया, इस कंपनी का डेस्कटॉप ले लिया, ऐसे करके अलग अलग मॉनिटर ले लिया, ऐसे करके सस्ते में चीज़ों को अरेंज करना, उसे कहते हैं हम असेंबलिंग करना। ठीक है, बात समझ रहे हैं? वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्ता पड़ता है असेंबल करना। तो फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में 2 चीज़ें आती है, एक तो बाइंग, प्रोडक्ट को परचेस करना, और दूसरा असेंबल करना। सेकंड आता है फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। फिजिकल सप्लाई में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। आपने प्रोडक्ट खरीदा, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना वाया व्हीकल्स, गाड़ी वाड़ी से भेजना, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अब देखिए, स्टोरेज मीन्स क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज का नाम सुना होगा आपने। ऐसी जगह होती है कई जहाँ पर अनाज वगैरह को रखा जाता है, जहाँ पर काफ़ी कूल टेम्परेचर होता है, जैसे कि वो प्रोडक्ट काफ़ी दिनों तक एज इट इज़ रहे, खराब ना हो। ठीक है, तो स्टोरेज या वेयर हाउसिंग में वो आ जाते हैं। मतलब ओवरऑल हम ये बात करें फिजिकल सप्लाई में, एक तो आता है ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और दूसरा आता है स्टोरिंग या वेयर हाउसिंग। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को कहीं भी सेफली रखना और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम जब नीड पड़े तो उसे निकाल कर यूज़ कर लेना। तो ये आपके फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई में आते हैं। थर्ड आता है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शन में देखिएगा आप, सबसे पहला है रिसर्च। आप रिसर्च करना कि प्रोडक्ट में और कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है, और इसके अलावा कस्टमर क्या प्रेफरेंस रख रहा है, कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा चाह रहा है। पैकेजिंग, उसकी पैकिंग कैसे करें ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। उसकी ब्रांडिंग कैसे करें ताकि उसकी इमेज अच्छी बनी रहे। उसका प्रमोशन कैसे करें, एड्स वगैरह ज़्यादा कैसे निकालें जिससे कि जो है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। और नेक्स्ट आता है प्राइसिंग, यानी कि उसकी इफ़ेक्टिव प्राइसिंग कैसे करें, मतलब कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देते हुए कम से कम प्रॉफिट, कम से कम कॉस्ट में उसे अवेलेबल कराना और उसमें ही प्रॉफिट भी अर्न करना। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। और ये क्लासिफिकेशन किसका था? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन था ये। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मोस्टली बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में पूछा ही गया है। और इवन नॉट इवन बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बना है। अलग अलग जगह अगर आप प्लेसमेंट में जाते हैं तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा कि एक चीज़ होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब क्या? देखिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपके सामने वर्ड आ जाए मार्केटिंग, तो मार्केटिंग वर्ड का मतलब आप इस बात से समझ जाइएगा, टू क्रिएट डिमांड। टू क्रिएट डिमांड, सबसे पहले जैसे ही मार्केटिंग आपको दिख जाए आपके मन में क्या होना चाहिए कि टू क्रिएट डिमांड। जैसे ही सेलिंग की बात हो जाए तो सेलिंग मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, मतलब कि प्रोडक्ट को देना और उसके बदले में पैसे ले लेना, दैट इज सेलिंग।
ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, 12th के बोर्ड एग्जाम में भी एंड इवन कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बना है, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप। नंबर 1, फर्स्ट है मीनिंग। अब देखिए मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज विच सेलिंग इज वन पार्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती है, लेकिन इसमें सेलिंग इसका एक पार्ट है, मतलब मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें एडवर्टाइज करना, पैकिंग करना, प्रमोट करना, सेल्स प्रमोशन करना, प्रोडक्ट को बेचना, सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें से बहुत बड़े कंसेप्ट में से सेलिंग इसका एक छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का, ये बात समझाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर सेलिंग। सेलिंग क्या है, इट्स जस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, मतलब सामान देकर और उसके बदले में पैसा ले लेना, दैट इज सेलिंग। रिलेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें कि नेक्स्ट टाइम वो फिर हमारे पास प्रोडक्ट खरीदने आए। और सेलिंग क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें से फिजिकली प्रोडक्ट को देते हैं और पैसे लेते हैं, इसके अलावा सेलिंग में कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट, बिगिन एंड एंड, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इसका अंत कहाँ पर होता है। तो इट बिगिन्स बिफोर प्रोडक्शन एंड एंड विथ सेल। मार्केटिंग जो है प्रोडक्शन एंड आफ्टर सेल। मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब कोई प्रोडक्ट आपने देखा होगा कि कोई सा फ़ोन लॉन्च होने वाला है, पहले से ही उसकी पब्लिसिटी लग जाती है कि ये वाला फ़ोन लॉन्च होगा, ये वाला फ़ोन लॉन्च होगा, ये फ़ोन लॉन्च होगा, ये फ़ोन बनेगा, ये फ़ोन में ऐसे फीचर्स होंगे, ये पहले से ही मार्केटिंग होने लग जाती है। और इसकी मार्केटिंग जो है कब खत्म होती है, जब प्रोडक्ट पूरा खत्म हो जाता है, स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं रहता, तब जा करके इसका प्रोडक्ट वो जो है मार्केटिंग खत्म होती है। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। सेलिंग क्या होता है, प्रोडक्ट बन गया, लॉन्च हो गया, उसके बाद में प्रोडक्ट की सेलिंग स्टार्ट होती है और जैसे ही प्रोडक्ट खत्म हुआ वैसे ही ये खत्म हो जाता है, इसकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्ट होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बहुत लंबे समय के लिए ग्रोथ चाहना, एंड स्टेबिलिटी थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि एक बार अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो बार बार वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। और सेलिंग की अगर हम बात करें तो इसका फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर, मतलब कुछ भी हो जाए अपने को तो बस प्रोडक्ट बेचना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग की, क्योंकि मैंने बताया बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसलिए इसका वाइडर स्कोप है, और ये छोटा सा कंसेप्ट है इसलिए इसका लिमिटेड स्कोप है। ये हमारा ओवरऑल डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, ये जो है एक टाइप का मार्केटिंग टूल्स होता है दैट अ फर्म यूजेस, जो इसका यूज़ फर्म्स करते हैं टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें इन टारगेट मार्केट, इन द मार्केट में, in the combination of different decision variable used by a firm to earn maximum profits। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो मार्केटिंग मिक्स होता है, मार्केटिंग मिक्स मतलब होता है कि इस मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं, जिससे मिलकर के अपने प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट मार्केटाइज कर दिया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उस पर अर्न किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे फर्स्ट थिंग आती है दैट इज़ प्रोडक्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट होगा तो कस्टमर उसे डेफिनेटली खरीदना चाहेगा, अदरवाइज उसे कोई खरीदना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट होता है प्राइस मिक्स। अब इसका प्राइस का कॉम्बिनेशन भी कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि हम बेस्ट प्रोडक्ट दे सकें और वो भी मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में, सो दैट कि हम एक्सपेंडिचर्स को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट होता है प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि आप किस लोकेशन पर कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कई बार मार्केटिंग करने के लिए और प्रोडक्ट को सेल को इन्हेंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि जहाँ पर जिस मौसम में ठंड ज़्यादा पड़ती हो, मतलब फॉर एग्जांपल जिस प्लेस पर ठंड ज़्यादा पड़ती हो, वहाँ पर अगर आप विंटर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा बिकेगी। ठीक है, जहाँ पर समर ज़्यादा होती है वहाँ पर समर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें अगर आप बेचेंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा होगी। मतलब कई बार क्या होता है कि आपकी प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, इसमें ही एक चीज़ और हो सकता है कि आपका जो फिजिकल सप्लाई है वो भी एकदम टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन की। ठीक है, प्रमोशन मतलब यहाँ पे वो वाला प्रमोशन नहीं है कि आप पहले इंजीनियर थे अब सीनियर इंजीनियर बन गए, ऐसा प्रमोशन नहीं है यहाँ पे भी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है प्रमोशन से, कि आपका प्रोडक्ट जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में एडवर्टाइज किया जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के माइंड में सेट कर दिया जाए ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमारी किस में आती है, ये सारी चीज़ें हमारी आती है मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है? ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि अलग अलग ब्रांड चलते हैं। ठीक है, एप्पल एक ब्रांड है। ठीक है, तो इस टाइप के ब्रांडिंग क्या होती क्या है एक्चुअली, इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, इसमें समझते हैं। ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है, इसमें भी मार्केटिंग की जाती है कि कैसे हमारा प्रोडक्ट के नेम को और फेम को इतना पॉपुलर बना दिया जाए ताकि सभी जगह सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के ही चर्चे हों। अब इसमें देखिएगा कि सबसे फर्स्ट थिंग कि ब्रांड इज़ अ नेम, एक नाम होता है, टर्म होता है, या साइन होता है, या सिंबल होता है, या डिज़ाइन होता है, या इन सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसका यूज़ क्यों होता है, इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को पहचानने के लिए। जैसे आपने एप्पल में देखा, आईफोन में देखा है, पीछे एप्पल बना हुआ होता है। कई बार तो लोगों को उनके फीचर्स तक नहीं पता होते, कोई मतलब नहीं होता कि क्या है, बस उनको ये दिखता है ना एप्पल का सिंबल या डिग्निटी दिखाने के लिए, तो बस इस चीज़ को शो करने का काम करता है हमारा ब्रांड। अब देखिए इसमें जो है गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, मतलब हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड जो है उस वो दूसरे प्रोडक्ट के ब्रांड से उसे डिफरेंशिएट कर दे, उसमें स्पेसिफिकेशन को ऐड कर दे। फॉर एग्जांपल तमाम फ़ोन है, लेकिन एप्पल का जब नाम आता है ना, उसका जो सिंबल होता है तो वो उसे अलग ही आइसोलेट कर देता है, सारे फ़ोन एक तरफ और एप्पल एक तरफ। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, आपकी ब्रांड कहलाती है। ठीक है, और इस इमेज को ही हम ब्रांड इमेज कहते हैं। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि एक अच्छे ब्रांड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या इसके फीचर्स होने चाहिए। तो देखिए समझते हैं हम इसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव, आपका जो ब्रांड हो वो इतना अट्रैक्टिव हो कि लोगों को अपनी ओर खींच ले, लोगों को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर ले, अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो जाए। नेक्स्ट होता है इट शुड बी डिफ़िकल्ट टू इमिटेट, आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि हर कोई इसे कॉपी ना कर सके, आपके ब्रांड को कोई भी कॉपी ना कर सके। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको इसको रजिस्टर्ड कराना होगा, इसको ट्रेडमार्क बनवाना होगा, ताकि क्या है कि आपके प्रोडक्ट के इमेज को कोई कॉपी ना कर ले। फॉर एग्जांपल एप्पल ने अपना कॉपीराइट करवा रखा है, कोई और अगर एप्पल नाम से फ़ोन बना के बेचेगा तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि सर फिर भी तो बहुत सारे अलग अलग फ्रॉड कंपनी है जो एप्पल जैसा बनाकर बेच रही हैं, वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखती है, मतलब एज इट इज़ एप्पल नहीं लिखती, वो थोड़ा सा कुछ डिफ्रेंशिएट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें डिफरेंस होता है ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसको इजीली कॉपी ना किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका इट शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन। अब आपका प्रोडक्ट का सिंबल भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकें या कुछ लीगल प्रोटेक्शन का उसको दिलवा सकें, कोर्ट वगैरह में भी ले जा करके आप उसे प्रूफ कर सकें, ऐसा आपका कुछ सिंबल होना चाहिए। मतलब वो कहीं से आपने डिराइव करके किसी और का सिंबल चुरा के ना बनाया हो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इट शुड बी शॉर्ट, ये इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि लोग इसको पढ़ ही ना पाएँ, लोग इसको समझ ही ना पाएँ, लोग इसको पहचान ही ना पाएँ, ऐसा सिंबल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो हर कोई ईजिली बोल सके। ठीक है, जैसे कि देखिए ब्रांड इमेज कैसे बनाई जाती है इसके एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं। जैसे कि पेटीएम, PAYTM, मतलब कोई व्यक्ति अनपढ़ हो, गवार हो, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, टेक्निकल ना हो, तो भी वो व्यक्ति उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ सकता है। पेटीएम करो, फ़ोन पे करो, फ़ोन पे, ऐसे इस टाइप से अट्रैक्ट करने वाले। एप्पल, ठीक है, आईफोन, इस टाइप से चीज़ें जो हैं लोगों को ईजिली प्रोनाउंस कर सकें, लोग ईजिली उसे समझ सकें, ईजिली उसका नाम याद रख सकें, ईजिली उसकी इमेज पर ध्यान दे सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या आपके ब्रांड को पूरा बेस्ट बनाती है। मतलब इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, मतलब है कि उसको ईजिली उसके नाम को पढ़ा जा सके, बोला जा सके, ऐसा होना चाहिए आपके ब्रांड का नेम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेबलिंग। ठीक है, तो क्या होता है लेबलिंग, इसका डिस्कस करते हैं हम। लेबलिंग इज गिवन कॉमन इन्फॉर्मेशन थ्रू पैकेजिंग सच एज नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, इंग्रेडिएंट्स, ग्राफिक्स, डायरेक्शन फॉर यूज, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वार्निंग, एक्सपायरी डेट, एटसेट्रा। देखिए अब हम हमारी लैंग्वेज में इसको समझते हैं। लेबलिंग क्या है?
ये पैकेजिंग के ऊपर लगे हुए लेबल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स पर अलग अलग लेबल्स लगे होते हैं, जिसमें कि प्रोडक्ट का नेम होता है। फॉर एग्जांपल पार्ले जी, ये एक नेम है, ठीक है। इसके बाद इसका एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर होता है कि जैसे इसका हेड ऑफिस कहाँ है। अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग जगह हेड ऑफिस होता है, किसी का मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, अलग अलग जहाँ जहाँ जिसके हेड ऑफिस है, तो मैन्युफैक्चरर का नाम। इंग्रेडिएंट्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये, ठीक है। इसके बाद ग्राफिक्स, उसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है। डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे यूज़ करना है। जैसे आपने मेडिसिन वगैरह पर देखा होगा, उसमें डायरेक्शन लिखा होता है, ठीक है। शेक वेल बिफोर यूज़, मतलब दवाई को पहले पूरा शेक कर लें, हिला लें, उसके बाद में आप उसको पिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब उस पर उसका एमआरपी लिखा हुआ होता है कि मैक्सिमम ये कितने में बेचा जा सकता है। वार्निंग, इसको जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में वार्निंग होती है कि इसे हीट में ना रखें, इसे मॉइस्चर में ना रखें, इस टाइप की वार्निंग। और नेक्स्ट फिर आता है एक्सपायरी डेट, ठीक है, कि इसकी एक्सपायरी डेट कब होगी। तो ये सारी डिटेल्स जो है इसमें लिखी होनी चाहिए। ये सब आपके लेबलिंग में आता है। अब लेबलिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं, लेबलिंग क्या क्या काम करता है, तो देखिएगा आप, लेबलिंग का पहला काम होता है डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, क्या नाम है, क्या इसके एक्सपायरी डेट है, कहाँ पर बना है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सब लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, इट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आपकी लेबलिंग से लोग प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल तमाम बिस्किट्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आपको कौन सा बिस्किट खाना है, फॉर एग्जांपल आपको खाना हो गुड डे, तो उसको सिंबल को आप अलग से पहचान पाते हैं किसकी वजह से, उसके एक लेबल की वजह से, उस पर जो लिखा हुआ होता है लेबल। लेवल मत समझना उसको, LEVEL लेवल मत समझना, ये है LABEL लेबल, ठीक है। LABEL लेबल मतलब कि उस प्रोडक्ट पे क्या क्या चीज़ें मतलब उसमें हो, दैट इज़ लेबल, ठीक है। उस पर क्या क्या लिखा वगैरह हो, वो चीज़ों को हम लेबल कहते हैं। नेक्स्ट फिर आता है हमारा कि इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। लेबल जो है आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के लेबल की वजह से ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पहचान पाते हैं और तभी वो उसे परचेस करते हैं, इसलिए ये उसे प्रमोट भी करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू गिव इंस्ट्रक्शन वार्निंग टू कंज्यूमर्स। ये जो है आपके कंज्यूमर्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उन्हें वार्निंग देने के लिए, ठीक है, इस टाइप के लिए भी वो यूज़ होता है, ठीक है। ये था हमारा ओवरऑल लेबलिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में कि पैकेजिंग क्या होता है। देखिए, पैकेजिंग रिफर्स टू कवरिंग, रैपिंग और बंडलिंग द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और आइडेंटिफाई इट, ठीक है। पैकेजिंग मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को कवर कर देना, उसे रैप कर देना, रैप यानी कि उसके ऊपर पूरा रैपर लगा देना, बंडल में कर देना या पैकेट में रख देना प्रोडक्ट को, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। आपको अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वो प्रोटेक्टेड रहे, उसमें कुछ खराब ना हो, कुछ टूट फूट ना हो, कुछ डिके ना हो, इसलिए। और साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट पैकिंग की वजह से पहचान में आ जाए, तो इन सारी चीज़ों को हम ओवरऑल क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। अब पैकिंग का काम क्या क्या होता है, देखिएगा। सबसे फर्स्ट थिंग, इट्स प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपने पार्ले जी के बिस्किट्स बनाए और बिस्किट्स बनाकर आपने बेचा, ठीक है। अब आपने जैसे बेचा तो उसके बाद क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट, मान लीजिए कि इंदौर में जो इसका ये प्लांट है पार्ले जी का, यहाँ से आपने पीतमपुर भेजा। अब वो बिस्किट जो है आपने बिना पैकिंग किए ऐसे नॉर्मली बिस्किट को पेपर में लपेट के दे दिया, तो पेपर जरा सा फट गया, प्रोडक्ट बाहर निकल गया, चूहे ने खा लिया, उस पर चींटियाँ लग गई, ठीक है, वो जो है फीका पड़ गया, इस टाइप की चीज़ें, तो फिर प्रोडक्ट आपका कोई खरीदेगा क्या, कोई नहीं खरीदेगा। तो प्रोडक्ट को पूरा तरीके से प्रोटेक्शन दे सकें, इस टाइप से उसको रखना होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्रमोशन, ठीक है। प्रोटेक्शन में हमने ये देखा कि ओवरऑल प्रोडक्ट को सारी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक एज इट इज़ पहुंच सके। और प्रोडक्ट प्रमोशन में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है दिखने से ही इतना अट्रैक्टिव लगे, उसका कवर जो है ऐसा अट्रैक्टिव लगे कि लोग आए और सबसे पहले वो वाला दिखा ना, वो वाला अच्छा लग रहा है, यही वाला देना आप। तो इस टाइप के प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए भी उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, आपके प्रोडक्ट को पहचाना जा सके, इसलिए भी इसका पैकेजिंग का यूज़ होता है। भाई कई बार आपने देखा होगा, मम्मी बताती हैं कि वो वाले शैम्पू लेके आना, वो ब्लू कलर का आता है, ब्लू कलर का, वो पिंक कलर का, इस टाइप की चीज़ें बता देते हैं। पेंटीन लेके आना, पिंक कलर का आता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट की, वो वाला मैदे का पैकेट लेके आना जिसके ऊपर है ना ग्रीन ग्रीन लगे हुए होते हैं, उसमें एक लेडी का सिंबल बना हुआ होता है। ऐसे पैकेजिंग से, ऐसे लेबलिंग से चीज़ों को पहचाना जा सकता है, उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है कि 10 किलो आटा आप मार्केट से खरीद के ला रहे हो, सुपर बाजार से, तो 10 किलो आटा आपको हाथ में दे देंगे या पेपर में लपेट के दे देंगे, तो आप लाओगे? डेफिनेटली नहीं लाओगे। प्रॉपर तरीके से उसका अगर आपको बैग, कैरी बैग टाइप का बनाकर दिया जाएगा तो आप उसे लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये कस्टमर की सुविधा के लिए होता है कि ऐसा आपको एक पूरा कैरी बैग बना के दे दे तो आप उस प्रोडक्ट को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये जो है, ये सारे यूजेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं किसके, पैकेजिंग के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन।
ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम कि प्राइस डिटर्मिनेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन मीन्स होता है, इट मीन्स फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय फर्म। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स किया जाता है कि इसका प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए, मतलब किससे कम नहीं हो सकता और किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा एक पूरा एक ओवरऑल प्राइस डिटरमाइन करना चाहिए जिसमें कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस लगे हैं उस प्रोडक्ट को वो सारे भी कवर हो जाएं, एक छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन भी कवर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें जो है फर्म के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का ध्यान में रखते हुए प्राइस को डिटरमाइन करना ही प्राइस डिटर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रोडक्शन कॉस्ट, आपने जिस प्रोडक्ट को बनाया उसमें आपको खर्चा कितना हुआ, आपका पैसा कितना लगा, इस बात से डिपेंड करेगा। अगर आपका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रोडक्ट महंगा जाएगा, अगर आपका एक्सपेंसेस कम हुआ तो प्रोडक्ट सस्ता जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है पहला। तो सेकंड नंबर पे क्वालिटी एंड सर्विस, आप जितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे उतना एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा और उतना प्रोडक्ट आपका महंगा हो जाएगा, जितने लो क्वालिटी देंगे उतना सस्ता हो जाएगा। तो इसको बैलेंस रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, मीडियम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रमोशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट तो आपने नॉर्मल बनाया, उसमें एक्सपेंसेस कम हुए, लेकिन उसको प्रमोट करने में, उसे एडवर्टाइज करने में आपने इतना खर्च कर दिया कि प्रोडक्ट आपको महंगा करना पड़ा। तो प्रमोशन में के पर भी डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की प्राइस। नेक्स्ट डिमांड, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप जो है 10 रुपये का प्रोडक्ट 25 रुपये में बेचते हो तो भी लोग खरीदना चाहते हैं, तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली आप महंगा बेचेंगे। और यही है कि आपका 10 रुपये का प्रोडक्ट है, आप 12 रुपये में बेचना चाह रहे हो तो भी कोई नहीं खरीदना चाह रहा, तो आपको और 11 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो डिमांड पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट कंपटीशन, कई बार कंपटीशन पर भी डिपेंड करता है प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल, आप 10 रुपये वाला प्रोडक्ट पिछले 10 सालों से 15 रुपये में बेच रहे थे, लेकिन एक नया कॉम्पिटिटर आया वो 13 में बेच रहा है, तो अब आपको 12 या 13 में बेचना पड़ेगा तो ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा, अदरवाइज आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहेगा। तो कंपटीशन पर भी ये प्राइस डिटर्मिनेशन डिपेंड होता है कई बार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। क्या होता है एडवर्टाइजिंग और क्या होता है सेल्स प्रमोशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे, और इस डिफरेंस से आपको ये दोनों टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन इन विच अ फेमस पर्सनालिटी प्रमोट्स एनी प्रोडक्ट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि एक टाइप का पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अमिताभ बच्चन को हायर किया, उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया, 1 करोड़ 2 करोड़, और आपके प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करवाया, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग। सेल्स प्रमोशन इज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन इन विच कंज्यूमर इट सेल्फ प्रमोट्स एनी प्रोडक्ट। और जबकि आपका जो सेल्स प्रमोशन होता है, इसमें क्या होता है कि आपने अपने कस्टमर को इतना सेटिस्फाई कर दिया, वो प्रोडक्ट लेने आया, आपने उसको प्रोडक्ट दी, उसने आपने उसको गारंटी दी कि कभी भी प्रॉब्लम आ जाए मेरे पास आ जाना, मैं अभी भी इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, आपने बहुत अच्छा बिहेव किया। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको आपके प्रमोशन पर कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका कस्टमर खुद जाएगा, दूसरों को कोई पूछेगा कि यार मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है, तो बोलेगा नहीं उनसे ही लेना बेस्ट है, मैं उनसे लाया हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सेल्स प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगा, उसके बदले ना तो वो आपसे कुछ मांगेगा और ना आपको उसको बोलना पड़ेगा कि आप प्रमोट करना, वो ऑटोमेटिक बता देगा यदि वो सेटिस्फाई होगा तो ये चीज़ें आती है सेल्स प्रमोशन में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है आपकी इमेज का, आपके प्रोडक्ट का एक फेवरेबल एटीट्यूड, एक फेवरेबल इमेज, एक गुड इमेज मार्केट में क्रिएट कर देना, जिससे कि सभी लोग आपके प्रोडक्ट को पहचानते हों। और सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है इट्स ऑब्जेक्टिव टू इन्फ्लुएंस द परचेज डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर के, कंज्यूमर के परचेज डिसीजन को पहचाना जा सके, कस्टमर कंज्यूमर के परचेज डिसीजन को जो है बदला जा सके। फॉर एग्जांपल क्या है कि एक पर्सन थे जो कोई और कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने जा रहे थे, और उनको उनके रिलेटिव ने बताया नहीं नहीं इस कंपनी का मत खरीदो, मैंने इस कंपनी का खरीदा है और ये प्रोडक्ट से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली उनका जो है बाइंग डिसीजन चेंज कर सकते हैं, तो वो होता है आपका सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट बात करें तो एडवर्टाइजिंग का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, ये लंबे समय तक चलता है, एक बार आपने एक एडवर्टाइजिंग करवा लिया, लंबे समय तक वो चलते रहता है और उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन सेल्स प्रमोशन में ऐसा नहीं होता, इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है, एक बार किसी ने बताया तो आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, फिर जो है आप डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट आपको जमा कि नहीं जमा, आपने यूज़ किया उस पर, लेकिन एडवर्टाइजिंग जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है।
नेक्स्ट बात करें एडवर्टाइजिंग का नेचर की, तो ये जो है ये रेकरिंग नेचर का होता है, यानी एडवर्टाइजिंग रोज होता है। एडवर्टाइजमेंट जो है आप वो डेटॉल, तो रोज मामा ने डेटॉल का धुला, इस टाइप के एड्स आप रोज देखते हो, रोज स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब हमेशा आप देखते हैं। लेकिन सेल्स प्रमोशन रोज नहीं होता, नॉन रेकरिंग इन नेचर, ये कभी एक आध बार होता है और इससे प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, तो ये जो है नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, और फिर भी यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझसे पीडीएफ की डिमांड करते हैं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए इन चैप्टर्स का। जैसे कि लास्ट वीडियो जो मैंने आईपी की अपलोड की थी, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की, तो उनमें कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हमें पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए, हम उसके नोट्स बना लेंगे और एग्ज़ाम के लिए लर्न वगैरह करने के लिए काम आएगा। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया है कि आप अपनी ईमेल आईडी दें, मैं आपको कैसे पहुंचाऊंगा पीडीएफ। ठीक है, मैं पीडीएफ देने में मुझे कोई इशू नहीं है, मैं दे दूंगा, बट आप जहां पर कमेंट करते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, साथ ही में अपना ईमेल आईडी भी लिखें, उस ईमेल आईडी पर मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है, और मैं देखता हूँ जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल बना लूँगा, जिसमें कि जिसकी लिंक आपको यहाँ पर दे दूंगा, जिस पे आप क्लिक करके और मेरे चैनल पे आकर के आप किसी भी टाइप के नोट्स और वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।